तो अपने आप में कैसे ये आर्थिक आंकड़े बहुत कुछ कहानी बयां करते हैं, इसी पे करेंगे हम चर्चा। इसी से जुड़ा हुआ है आज का हमारा विशेष भी। इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर किस तरीके से जीडीपी की तेज रफ्तार बरकरार, क्योंकि पहले भी तेज रफ्तार रही है और अब एक बार फिर से आंकड़े सामने आए हैं। और इस मसले पर बात करने के लिए बहुत ही खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर धीरज शर्मा जी हैं, डायरेक्टर हैं IIM रोहतक के। सर, बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपका स्वागत। पहला सवाल यही, क्योंकि ऐसे वैश्विक हालात के बावजूद जहां पे बहुत सी आर्थिक चुनौतियां दुनिया भर के देश झेल रहे हैं, भारत के इस पहली तिमाही के आंकड़े 7.8%, ये क्या बयां करते हैं, क्या संदेश देते हैं? इसका सबसे बड़ा जो रूपांतर ये है कि जो पॉलिसी फ्रेमवर्क, जो पॉलिसी डिसीजंस लिए गए हैं पिछले कुछ सालों में, उसका अब हमारे सामने एक स्वरूप आ रहा। भारत की जो सरकार ने, भारत की जो विभिन्न इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्होंने जो डिसीजन लिए वो आपके सामने अब आ रहे हैं। दुनिया की स्थिति ये है कि अमेरिकन इकोनॉमी में भी थोड़ी सी ही वृद्धि हुई है। 2.4% पे वो ग्रो की गई है। 2.1 उनका आंकलन था। भारत का आंकलन जो है वो आंकलन से कहीं ऊपर उसकी ग्रोथ इस क्वार्टर में जो एक्सपेक्टेड है, और एक्सपेक्टेड आगे भी अगर आप देखें तो IMF का डेटा, या फिर अगर आप RBI का, अगर MPC की मीटिंग के बाद जो नंबर सामने आए हैं, उससे हायर देन एक्सपेक्टेड जो ग्रोथ रेट होने की उम्मीद है, जो कि एक्सपेक्टेड था उससे ज्यादा। अब आप देखिए, कॉन्ट्रेरिली अगर आप ब्रिटेन की इकोनॉमी को पकड़ेंगे तो उसकी जो ग्रोथ रेट है वो 0.01% है, यानी कि 1% का 10वां हिस्सा। जर्मनी में तो डी ग्रोथ हुई है, जर्मनी में कॉन्ट्रैक्शन हुई है इकोनॉमी की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ के ऊपर अगर देखा जाए। जापान में ग्रोथ हुई है। USA में 2.4, मैंने बताया 2.1 के आंकलन के हिसाब से 2.4 थोड़ी ज्यादा हायर देन एक्सपेक्टेड। चाइना में जो ग्रोथ रेट है वो भारत से कमजोर है, 0.5% कम है जी। और अगर आप ईयर ऑन ईयर के हिसाब से अगर क्वार्टरली ग्रोथ देखें तो तकरीबन 1 या 1.5% कम है। तो ओवरऑल मेरा जो आंकलन ये है कि भारत में ये जो ग्रोथ रेट ये जो हुआ है, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने बहुत बाखूबी डेवलपमेंट का एक सिग्नल दिया है, इन्वेस्टमेंट्स की भी और आगे के लिए भी बता के रखा है कि ये होती रहेंगी। ये सबसे बड़ा मेरे ख्याल से लोगों में एक सेंटिमेंट एक उभर के आया है, जिसकी वजह से मुझे एक्सपेक्टेशन है कि 24 का ग्रोथ भी हायर देन एक्सपेक्टेड हो। जी। अब प्रोफेसर शर्मा जी, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण अगर हम सेक्टर वाइज भी बात करें तो एग्रीकल्चर, जिसपे सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं निगाह रहती है महत्वपूर्ण सेक्टर के लिहाज से, उसमें वृद्धि दर्ज की गई है। पिछली बार 2.4%, इस वक्त 3.5%। ये वृद्धि भी अपने आप में दिखाती, क्योंकि भारत में कृषि पे आधारित अर्थव्यवस्था, या कहा जाए आबादी बहुत बड़ी है। ऐसे में निश्चित तौर से उन सब तक इसका फायदा कहीं ना कहीं ट्रांसलेट होता दिखाई पड़ेगा। देखिए कि पहले तो अगर हम मॉनसून को ही देखें तो इस साल जो है एल नीनो इफेक्ट वाला ईयर है, और मॉनसून जो है एक्सपेक्टेड हिसाब से मॉनसून नहीं होना चाहिए। उसके बावजूद ये ग्रोथ जी। प्रोफेसर शर्मा, आपकी आवाज बेहतरी से हम तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन आप जो बात कह रहे हैं कि मॉनसून उतना बेहतर नहीं था जिस तरीके की अपेक्षा की गई थी, एल नीनो इफेक्ट भी रहा, लेकिन उसके बाद भी अगर एग्रीकल्चर के सेक्टर में 3.5% की जीडीपी के अगर आंकड़े बढ़ते दिखाई पड़ रहे हैं, तो निश्चित तौर से ये उसके बाद और बेहतर तस्वीर को बयां करते हैं कि अगर प्रकृति साथ देती, मानसून साथ देता, तो शायद और बेहतर स्थिति होती। निश्चित तौर से ये बेहद महत्वपूर्ण बात है। और दुनिया की तमाम अर्थव्यवस्थाएं जो विकसित राष्ट्र के तरीके से काम कर रही हैं, अगर वहां पर दिक्कतें, परेशानियां आ रही हैं, और बावजूद विकासशील देश के तौर पर भारत अगर बेहतर करता नजर आ रहा है, तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी अगर हम जिक्र करें, कृषि में 3.5% वृद्धि दर रही, जो कि पिछले साल 2.4% थी, यानी कि उसमें भी 1.1% की वृद्धि हुई है। सर्विस सेक्टर में रफ्तार बेहतर बनी हुई है, और बेहतर करता हुआ पूरा सर्विस सेक्टर दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा घरों और निजी गाड़ियों की बिक्री में भी तेजी दर्ज की गई। खास तौर से अगर देखा जाए तो घरों को लेकर जो हाउसिंग सेक्टर, उसमें काफी बढ़ोतरी देखी गई है। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से खर्च बढ़ा है। ये बताता है कि शहरी क्षेत्र में
डिमांड बढ़ रही है और ग्रामीण क्षेत्रों में एफएमसीजी और के साथ साथ तिपहिया वाहनों की बिक्री भी बढ़ी है। ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बढ़ते विस्तार को दिखाता है। ट्रैक्टर की बिक्री बढ़ी है ग्रामीण भारत में, ये दिखाता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में किस तरह से तरक्की की बात आगे बढ़ रही है। अप्रैल जुलाई में केंद्र का पूंजीगत व्यय बढ़ा है लगभग 42%। ये भी अपने आप में दिखाता है कि सरकार ज़्यादा पैसा खर्च कर रही है और महंगाई के मोर्चे पर भी हालात नियंत्रण में है। इस बात का आंकड़े साफ तौर से तस्दीक करते हैं और विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर 4.7% रही है। और हमारे साथ प्रोफेसर धीरज शर्मा जी एक बार फिर से जुड़ गए। धीरज जी, आप अपनी बात रख रहे थे, आपकी आवाज़ बेहतरी से नहीं आ रही थी। एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ को लेकर आप बात कर रहे थे। इफेक्ट, आप एल नीनो ईयर है और मॉनसून बिलो पार रहा है और एक्सपेक्टेड है अभी रिट्रीटिंग मॉनसून भी बिलो पार ही रहेगा। उसके बावजूद ये ग्रोथ हासिल करना, ये हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर की फर्मनेस और उसकी स्ट्रेंथ और रेजिलियंस और जो पॉलिसी डिसीजंस लिए गए हैं उसमें अगर आप देखें कि जितना शंका जताई जा रही थी कि लोगों के ऊपर के लोगों को जो सरकार जो फसल खरीदती है और मिनिमम सपोर्ट प्राइस देती है वो नहीं मिलेगा, परंतु वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस उनको मिला और पहले से ज्यादा मिला। और उसके अलावा जो बिक्री हुई है, जो खरीदारी हुई है, वो जरूरत से ज्यादा हमारे रिजर्व स्टॉक्स हैं वो उससे ज्यादा हुई है। और अगर आप देखें कि वीट पर्टिकुलरली, जो यूक्रेन और रशिया आर द सेंटर्स ऑफ वीट एक्सपोर्ट फॉर द वर्ल्ड, उनमें जंग होने के बावजूद कितने लाखों टन जो है जो वीट वहां से निकल नहीं पाया, उसके बावजूद भारत में हम लोग ये मेंटेन कर पा रहे हैं, एक बहुत ही बड़ी बात है। ये पॉलिसी फ्रेमवर्क के हिसाब से गवर्नमेंट के जो पॉलिसी डिसीजंस हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने जो डिसीजंस लिए हैं, उसका अगर आंकलन किया जाए तो ये उसका आउटकम है जो कि हमारे सामने आ रहा है। जी, एक तरीके से मॉनसून या कहा जाए जो प्रकृति के जो फैक्टर्स अगर वो भी सहयोग करते हैं और बेहतरी से, तो शायद ये आंकड़े और ज्यादा आगे दिखाई पड़ते। लेकिन सर, सर्विस सेक्टर को लेकर किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि उसमें भी ग्रोथ लगातार बनी हुई है, मोमेंटम दिखाई पड़ रहा है। सर्विस सेक्टर में देखिए, जो ऑन डिमांड सर्विसेज जो है, जो भारत में दे आर राइजिंग एक्सपोनेंशियली, एक्चुअली डबल डिजिट ग्रोथ है ऑन डिमांड सर्विसेज में। और अगर आप इसको देखें और अगर आप एक डिप्स्टिक डेटा, IIM रोहतक में हमने पिछले एक साल के दौरान रियल एस्टेट प्राइसेस में जो इंक्रीज हुआ है इन द टीयर 2 टीयर 3 सिटीज, तो आपको सरप्राइज होगा कि पिछले टीयर 2 टीयर 3 सिटीज 18 सिटीज भारत में, जो हमारी ही रिसर्च के दौरान हमने उसको फाइंड आउट किया है कि 18 शहरों में तकरीबन 16% ऑन एन एवरेज रियल एस्टेट प्राइसेस का इंक्रीमेंट दिखाई देता है। मार्केट सेंटिमेंट इतना स्ट्रांग रहा है कि टीयर 2 टीयर 3 सिटीज के अंदर जो रियल एस्टेट डेवलपमेंट हुई है और रियल एस्टेट ग्रोथ हुई है और इंक्रीज इन प्राइसेस हुआ है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको ये भी दिखाता हूं कि इससे जो रेवेन्यू जनरेट हुई है इन वेरियस स्टेट्स, दैट हैज आल्सो गॉन अप, बिकॉज बहुत सारी स्टेट्स में सर्कल रेट्स बढ़ा दिए गए हैं। ये डेमोन्स्ट्रेबल एविडेंस है कि रियल एस्टेट सेक्टर और ऑन डिमांड सर्विसेज, क्योंकि रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर भी डिपेंडेंट होती हैं, क्योंकि ऑन डिमांड सर्विसेज का मतलब ये है कि वेयर हाउसिंग, रेस्टोरेंट्स और इन सब जो ई कॉमर्स सर्विस, इन सब में वृद्धि हुई है, तभी ये इसका इम्पैक्ट जो है वो रियल एस्टेट पे भी आया है और इसका कंटिन्यूड आगे इम्पैक्ट होने की उम्मीद भी है। सर, अप्रैल से जुलाई के बीच में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का, वो उसमें 42% के लगभग एक तरीके से ग्रोथ हुई है, बढ़ोतरी देखी गई है। अपने आप में बेहतर करती अर्थव्यवस्था में सरकार लगातार जब निवेश कर रही होती है तो दुनिया भर के सेंटिमेंट्स पर किस प्रकार का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है निवेश के लिहाज से या भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ने के लिहाज से, वो एक पॉजिटिव इफेक्ट किस तरह से आप देखते हैं? उसका सबसे पहला पॉजिटिव इफेक्ट होता है कि उसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने की उम्मीद रहती है। अब हमें ये एक्सपेक्टेशन है कि अभी तो ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है स्टार्ट हुई है, ये जो इसका कैस्केडिंग इम्पैक्ट है ये तो अगले साल आएगा। तो इसीलिए मैंने आपको पहले जो बताया कि नेक्स्ट ईयर जो हमारी जीडीपी दर है वो इससे ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि जो गवर्नमेंट ने अभी इंफ्रास्ट्रक्चर में जो सिग्नलिंग की है बाय देयर ऑन इन्वेस्टमेंट, इसमें फिर प्राइवेट प्लेयर्स भी आ जाएंगे, प्राइवेट प्लेयर्स आकर खुद इन्वेस्ट करेंगे, फॉरेन इन्वेस्टर्स आ जाएंगे। एंड इफ देयर इज अ कंटिन्यूटी इन पॉलिसी एंड कंटिन्यूटी इन द फ्रेमवर्क ऑफ पॉलिसी and continuity in governance over the next 1 year, we should expect an even higher growth rate, क्योंकि जो foreign investors होंगे they would like stability,
दे वुड लाइक सम सॉर्ट ऑफ पॉलिसी कंसिस्टेंसी। जी तो मेरे ख्याल से देश के लिए ये बेहतर है कि वो देयर रिमेन सम डिग्री ऑफ कंसिस्टेंसी इन द पॉलिसीज व्हिच हैव बीन मेड आउट। बिल्कुल, और वो दिखाई भी पड़ रही कहीं ना कहीं सर, जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं। हमारे दूसरे खास मेहमान शुभोमय भट्टाचार्य जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार। शुभोमय जी, बहुत स्वागत है आपका। 7.8% की जीडीपी रफ्तार पहली तिमाही में, ये भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती को साफ तौर से संकेत देती है कि किस रफ्तार से हम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि पिछले 4 तिमाहियों में सबसे बेहतर है, और भविष्य के लिहाज से भी एक संकेत देती है। किस तरह से आप देखते हैं? और खासकर जैसे आप जिक्र कर रहे थे कि पिछले कंपेरेबल क्वार्टर, यानी कि पिछले साल के सेम क्वार्टर में 13% की रियल रेट ऑफ जीडीपी के ग्रोथ के बाद अभी 7.8% काफी उत्साहजनक है। इससे ये पता चलता है कि इकोनॉमी में जो ग्रोथ का जो माहौल तैयार हुआ है वो काफी सशक्त हुआ है, और वो आगे चलने का संभावना है। खासकर इसके साथ मैं एक और स्टैटिस्टिक्स की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। वो है, आज कोर इंडस्ट्री डेटा भी निकला है जुलाई। तो हम तो जीडीपी की बात कर रहे थे अप्रैल मई जून, ये जो कोर इंडस्ट्री का डेटा है ये जुलाई का, यानी, और इसमें द ग्रोथ रेट दिखा रहा है 8%। कोर इंडस्ट्री क्या होता है? कोयला, खनिज तेल, स्टील, सीमेंट, बिजली, ये वो सारे सेक्टर्स हैं जिनका इंडस्ट्रियल ग्रोथ में बहुत ज्यादा अंश रहता है, करीब 25% से हम ज्यादा मान के चलते हैं। इनफैक्ट उनका कैस्केडिंग इफेक्ट और भी ज्यादा होता है। तो अगर उनको हम देखें कि 8% रेट ऑफ ग्रोथ और पिछले महीना जून में 8.3% रेट ऑफ ग्रोथ, तो इसका मतलब है कि आगे के तिमाही में भी जो ग्रोथ का जो स्रोत है वो सशक्त हो रहा है। और ये ही दर्शा रहा है कि ये लाइट, या जिसे कहते हैं एकाध सेक्टर्स के ऊपर सीमित नहीं है, ग्रोथ काफी वाइड स्प्रेड, यानी कि कई सारे क्षेत्रों में इसका असर, इसका जो बढ़ता हुआ एक बेनिफिशियल इफेक्ट वो हमें दिख रहा है स्टेडी पॉलिसीज वगैरह की वजह से। शुभोमय जी, क्योंकि आपने जिक्र किया कोर सेक्टर्स के लिहाज से, इसके बढ़ना सीधे तौर पे दिखाता है कि डिमांड भी कहीं ना कहीं बढ़ रही है। तब शायद इस प्रकार का एक कोशिश हो रही है जहां पे लगातार डिमांड बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है, उसका एक इफेक्ट ओवरऑल इकोनॉमी पे पड़ता दिखाई पड़ेगा। खासकर आप देखेंगे डिमांड में से आप इसको देखिए कि प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स जो है, जिसको हम प्राइवेट सेक्टर कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं, उसकी तरफ ये संकेत देता है। जैसे कोर सेक्टर का जो डेटा है वो खासकर एक बहुत अच्छा प्रॉक्सी की इंडिकेटर है कि कोर सेक्टर का प्रोडक्शन, कि ये प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज्यादा किस तरह का निवेश का सूचक है। तो मैं इन दोनों को साथ में रखते हुए मेरा धारणा है मोटा मोटी कि अभी जो ग्रोथ का जो ट्रेजेक्टरी है वो वाइड स्प्रेड हो रहा है। अब इससे पहले जो ग्रोथ का जो ट्रेजेक्टरी था 1-1.5 साल पहले, वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पर ही सीमित था। अभी जो आप देख रहे हैं वो काफी वाइड स्प्रेड है, बहुत सारे सेक्टर्स में वो फैल गया है, और जो इकोनॉमी के लिए एक बहुत अच्छा सुदृढ़ एक फाउंडेशन का तैयार करता है। बिल्कुल। प्रोफेसर शर्मा जी, आपको लगता है कि जो नंबर्स हैं उनमें कई जगह ग्रामीण भारत के इंडिकेटर्स भी दिखाते हैं कि वहां पे डिमांड बढ़ रही है, कई ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनकी बिक्री लगातार बढ़ी है, ये भी संकेत देते हैं कि लोगों के पास पैसा बढ़ा है, इसलिए इस प्रकार की खरीदारी बढ़ती दिखाई पड़ रही है? मैं आपको डेटा से बात करूंगा। हमने 3 स्टेट्स में डेटा कलेक्ट करके एनालाइज किया था, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में। और यहां पर हमने सिंपल सवाल पूछे थे, लाइकलीहुड ऑफ परचेज of a hard asset like a car, a scooter, a motorcycle, refrigerator, television, तो इंडिकेट ये करता है 63 डिस्ट्रिक्ट्स में हमने जब ये एनालिसिस किया, द लाइकलीहुड ऑफ परचेजिंग अ हार्ड एसेट इन द नेक्स्ट 3 months was very high, was as high as people indicated that almost 68 to 69% of the people had a plan. उनका एक प्लान था कि वो हार्ड एसेट खरीदेंगे। इसका मतलब ये है कि उनके पास डिस्पोजेबल इनकम है, क्योंकि ये सब चीजें आमतर लोग ईएमआई पे, रूरल एरियाज में पर्टिकुलरली ईएमआई में या लोन से नहीं खरीदते हैं। तो लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम होने का ये सबसे बड़ा ये आपके सामने एक एविडेंस है। तो मुझे ये लगता है कि रूरल इकोनॉमी के ऊपर जो अभी फोकस रहा है हमारा, उसकी वजह से वहां पर जो थोड़ी सी प्रॉस्पेरिटी आई है। पर्टिकुलरली आप देखिए ना, कोविड में लेटेंट डिमांड भी बहुत सारा रह गया था,
बहुत सारे लोगों ने अपनी परचेजेस को डिले कर दिया था, जी। उसका भी एक इम्पैक्ट जो है हम आहिस्ता आहिस्ता सामने देख रहे हैं। और मुझे ये उम्मीद है कि रूरल विल बी द ड्राइविंग फैक्टर एक्चुअली जी। इन द नेक्स्ट ईयर ऑल्सो। बिल्कुल, और वक्त लगभग खत्म हो रहा है। एक फाइनल छोटा सा कमेंट शोभा भट्टाचार्य जी आपसे, क्योंकि ये जो मोमेंटम बनता दिखाई पड़ रहा है, ये किस प्रकार से दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले भारत एक बार फिर से बेहतर करता नजर आएगा? आने वाले जो क्वार्टर्स होंगे उसमें कैसे ये विश्वास पैदा करता है? देखिए, भारत अभी दुनिया में 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, और भारत में क्या हो रहा है वो सब स्वाभाविक है कि दुनिया में वैश्विक बाजारों में हर जगह पे ये खबर काफी इंपॉर्टेंट रहता है। ये जो डेटा हमारे जो आते हैं, इस डेटा को काफी अच्छी तरह से स्टडी किया जाता है, और ये एक्सपेक्टेड है कि भारतीय इकोनॉमी अभी एक ग्रोथ फेज जो है वो ग्रोथ फेज को पकड़ लिया है। इसलिए हमें ये सोचने की जरूरत नहीं है कि बाकी लोग हमारी तरफ क्या देखेंगे, क्योंकि हमारे इकोनॉमी का ही जो पोर्टफोलियो है, जो पॉलिसीज है, वो सुदृढ़ रहे, सही रहे, तो उसी में वो चलता रहेगा। जैसे टैक्स जीडीपी रेशियो वगैरह सभी का, तो कुल मिलाकर इट्स अ वेरी हेल्दी सेट ऑफ इंडिकेटर्स जो इकोनॉमी के आगे सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, और G20 शिखर सम्मेलन से पहले इस प्रकार के आंकड़े वैश्विक मंच पे भी कहीं ना कहीं एक असर दिखाएंगे कि भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था की झलक। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए शुक्रिया दोनों का। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो आपको दिखाएंगे खबर कि विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने क्या कहा, भारत के वसुधैव कुटुंबकम पर पूरे विश्व को कैसे है भरोसा। क्या है पूरी खबर, दिखाएंगे विस्तार से। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।